हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अगेन हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। एंड ये MCQs, ये सेशंस हम टारगेट कर रहे हैं फॉर UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। आज हमारा डे 4 है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस रिलेटेड टू दिस एग्जाम एंड रिलेटेड टू दिस यूनिट पोस्ट कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ इनकी PDFs भी शेयर करूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि रिविजन टाइम पर अपनी PDFs के थ्रू आप इजीली चीज़ों को पढ़ सकें। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए। ग्रो। ग्रो का मतलब क्या है? गेट रिड ऑफ ओल्ड वेज। ग्रो वर्ड हम सभी ने सुना है, हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और हमारी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हमें क्या करना है, जो पुराने तरीके हैं उनसे रिड ऑफ करना है, कुछ नए तरीकों को अपनाना है। जैसे कि ये MCQ सेशंस हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? भाई, थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उन थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो आप MCQs की मदद से सीखते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने तरीकों को बदलना चाहिए, जो नए तरीके हैं उन्हें अडैप्ट करना चाहिए और उनसे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? सो दिस इज योर मोटिवेशनल कोट फॉर टुडे, गेट रिड ऑफ ओल्ड वेज। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, जिसमें अगेन वी आर टारगेटिंग 50 क्वेश्चंस। एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पर सारे सेशंस देख रहे हैं और ये 15 क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है? एक सेकेंड। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ABC share profit and loss in the ratio 3:2:1. What will be the new profit sharing ratio of A and C if B retires from the business? A, B and C का कुछ आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:2:1। अब आपसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर बी जो है वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने इजी रखा है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपने थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप रेशियो को बता पाएंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर बी चला गया बिजनेस से, तो अब ए और सी का जो रेशियो जाएगा वो जाएगा उनका रिमेनिंग रेशियो, दैट इज 3:1। सिंपल। ठीक है? तो इसका तो आंसर बहुत ही ईजी था, आप लोगों को ईजिली मिल गया इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब आगे की क्वेश्चंस देखिए। ये वाला क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के लिए। सी ने ज्वाइन किया है और जो न्यू रेशियो है वो एग्री हुआ है 4:2:2 पर। अब आपसे पूछा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है ए और बी का। अब देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड माइनस न्यू, सभी को पता है। इसकी ट्रिक होती है, दैट इज सन, है ना। अगर मैं ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं, तो ओल्ड रेशियो कितना है मेरा? 5:8। इसमें से मुझे न्यू रेशियो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 4:8। अगर मैं बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालूं, तो होगा 3/8 माइनस 2/8। ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको, दिस विल बी 1/8 एंड दिस विल बी 1/8। ये दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो आपका सिंपली सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1। ठीक है? आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आते हैं और रेशियोज के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको प्रैक्टिस कर लें, इनके कंसेप्ट देख लें, ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। एक्स और वाई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं अपना 7:3 में। जेड आया है एज अ न्यू पार्टनर। एक्स कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/7 हिस्सा दूंगा और वाई कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/3 हिस्सा दूंगा। अब आपसे पूछा गया है कि न्यू रेशियो क्या होगा। ठीक है? तो देखो, 1/7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 7/10 माइनस, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अगर हम बात करें एक्स के सेक्रीफाइस की, एक्स सेक्रीफाइस, एक्स का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा भाई? जो उसका ओल्ड रेशियो था
इंटू 1/7 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई के सेक्रीफाइस की बात करें तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है अपने रेशियो का 1/3, यानी कि ये भी 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स का ओल्ड रेशियो था 7/10, जिसमें से 1/10 तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का ओल्ड रेशियो था 3/10, जिसमें से अगेन 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि एक्स का ओल्ड रेशियो है 6/10, सॉरी न्यू रेशियो। वाई का न्यू रेशियो है 2/10। और अगर हम बात करें जेड की, तो जेड को 1/10 मिलना है, यानी कि 2/10 मिलना है। तो आपका रेशियो क्या बनेगा? 6:2:2। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 3:1:1। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए, सिंपल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P and Q are partners sharing profits in the ratio 5:3. They admitted R giving him 3/10 share of profit. 5:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और वो आर को एडमिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें प्रॉफिट का 3/10 हिस्सा देंगे। आर को 1/5 शेयर मिला है पी से और 1/10 मिला है क्यू से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्यू का, निकाल लेते हैं हम सेक्रीफाइस। क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/8 का 1/10। और आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? एक सेकेंड, ओके सॉरी, पी लिखना था मुझे यहाँ पर। तो पी है हमारे पास, पी का ओल्ड रेशियो है 5/8। इसमें से वो 1/5 हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यू का ओल्ड हिस्सा है 3/8, उसमें से वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर देखूं तो आ जाएगा 40, देन 8 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 17/40। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 40, 8 5 ज़ा 40, 5 से 15, 10 4 ज़ा 40। दिस विल बी 11/40, यानी कि 17:11 मेरा आंसर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर जो नया पार्टनर है आर, उसका रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऑप्शन से ही अपना आंसर मिल गया, दैट इज 17:11:12। मुझे अगर इसका रेशियो बनाना है यहाँ पर तो क्या आएगा? आर को कितना मिल रहा है? 1/5 पी से, 1/10 क्यू से, यानी कि 3/10 मिल रहा है उसको दोनों से मिलाकर, है ना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इसको बस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर बन जाएगा 12/10। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे रहा हो, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा 3/4 मैंने किस तरीके से यहाँ पे किया है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question 5th. If fixed cost is rupees 10,000, profit is 5,000, break even is 20,000, then amount of sales will be. तो हमें यहाँ पे सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो सेल्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो हमारे हाथ में है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 5,000। लेकिन हमारे पास पीवी रेशियो नहीं है। पीवी रेशियो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के टर्म्स में निकालें तो पीवी रेशियो निकलता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 5,000। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास कितना है? 20,000 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 5 कितना आ जाएगा? 25% पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25%। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी 15,000 अपॉन 25 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पर 25 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा? 100। और फिर इसको सॉल्व करोगे 15 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी 60,000। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सेल्स आपकी निकल जाएगी 60,000। ओके वेट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 10,000 है, हमने गलती से 5,000 यहाँ पर ले ली। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50%। बीईपी सॉल्व करने के बाद पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? 50%। तो यहाँ पर 50% लिखेंगे, यहाँ पर 50% लिखेंगे, तो दिस विल बी कम्प्लीटली
30,000। मैं क्लियरली बता देती हूँ, देखो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमारे पास है नहीं, तो पीवी रेशियो निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमारे पास 10,000, ठीक है, और बीईपी कितना दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000, तो इनटू 100 करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आएगा 50%, है ना, 50% आएगा। अब फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10,000 है, प्रॉफिट 5,000 है, और पीवी रेशियो 50% है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 15,000 डिवाइड बाय 50%, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 30,000। तो फॉर्मूलाज अगर आपको पता हो तो आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. In case of joint products, the cost incurred up to the point where individual products can be identified is called. देखो joint products में क्या होता है, जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जिसमें सेम रॉ मटेरियल का यूज होना है, सेम मटेरियल का यूज होना है, उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस केस में जो कॉस्ट होती है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। और जब हम डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हैं, चाहे हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, चाहे डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, चाहे डायरेक्ट हमारे पास ओवरहेड्स हैं, तो ये सब चीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स के केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जिनमें सेम प्रोसेस होनी है या फिर सेम रॉ मटेरियल लगना है, तो इसमें जो प्राइम कॉस्ट होती है वो होती है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, तो इन सभी को जोड़कर हमारा जो आंसर क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। अच्छा, इनमें से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा है, देखो हमारे पास 4 डिवीजन होते हैं रेशियो के, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ये 4 तरीके के रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमारी हमारी कैपेसिटी बताते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बताते हैं। अर्निंग कैपेसिटी पता चलेगी हमारी किसमें, प्राइस अर्निंग रेशियो में, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये रेशियोज है हमारे पास, इसमें से लिक्विडिटी में आता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट्स। सॉल्वेंसी में डेट टू इक्विटी, डेट टू एसेट्स, डेट टू सर्विस। टर्नओवर में आपके फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल, है ना, एंड अर्निंग्स, इस तरीके की चीज़ें अर्निंग्स में आता है आपके ये वाला रेशियो, पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट होगा। लिक्विडिटी एंड अर्निंग्स ये आपकी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। नाउ द डिसीजन टू मेक और बाय इज इन्फ्लुएंस बाय, भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन लेते हैं कि हम प्रोडक्ट को बनाएं या फिर प्रोडक्ट को बेचें, हमारे लिए क्या ईजी रहेगा, प्रोडक्ट को बनाना या फिर प्रोडक्ट को खरीदना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है उस पर ये डिसीजन डिपेंड करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, और हमारे सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो 2.2 रेशियो 1 दिया है, लिक्विडिटी रेशियो 1.5 रेशियो 1 दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल दी है आपको 36,000, आपसे पूछा है करंट एसेट्स की अमाउंट बताइए। तो देखो वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 36,000 है, करंट एसेट्स हमें नहीं पता, ठीक है, और हमें करंट लायबिलिटी भी नहीं पता, लेकिन क्या मैं लिख सकती हूँ इनमें से किसी भी एक वैल्यू को, क्या मैं प्लेस कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और साथ ही साथ हम करंट रेशियो की हेल्प ले सकते हैं जो कि है 2.2 रेशियो 1, ठीक है। 2.2 रेशियो 1 यानी कि इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी के 2.2 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू प्लेस करूँ 36,000 इक्वल्स टू 2.2 CL माइनस CL, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36,000 डिवाइड बाय 1.2 CL, ठीक है, 1.2 पॉइंट यहाँ जाएगा तो दिस विल बी 12 3 36 0 0 0 एंड 1 मोर 0, 30,000 आपकी CL आ जाएगी। अगर CL 30,000 है इसका मतलब आपका अगर यहाँ पर CL 30,000 है तो इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स कितनी होगी 66,000 होगी। आपको इस 30,000 को ये वाली इक्वेशन में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 66,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन सभी को पता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, बाकी सारी क्वेश्चंस यहाँ पे गलत दी हुई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कैसा अकाउंट है? तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें हम डेबिट में सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को लिखते हैं, और क्रेडिट में हम सारी की सारी इनकम्स एंड गेन्स को लिखते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। मैंने इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। आपको कुछ आइटम्स दिए, आपको बताना है कि इनमें से करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो देखो, डिबेंचर्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट आपके करंट एसेट्स हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, प्रीपेड रेंट भी आपके करंट एसेट्स हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी है। तो सिर्फ एक ही आपका आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ऐसे होता है, हम ठीक ठीक से रीड नहीं करते हैं और गलत आंसर को टिक करके आ जाते हैं। और यहाँ पर देखो इन्होंने कितना अच्छा ट्रिक प्ले किया कि इन्होंने आंसर तो सही दिया लेकिन ऑप्शन में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, हम जल्दबाजी में इसको डी भी टिक कर सकते थे। ऐसी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, फिक्स कॉस्ट 1,80,000। हमें पूछा है कि ब्रेक इवन सेल्स, न्यू ब्रेक इवन सेल क्या होगी अगर सेल प्राइस को 10% से कम कर दिया जाए। 10% से कम कर दिया जाए, 40 का 10% होता है 4 रुपये, यानी कि न्यू प्राइस कितना आएगा आपका 36। कैसे? 40 में से आपने 4 माइनस किया, से आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगी 40, वेरिएबल कॉस्ट 30 और फिक्स कॉस्ट 1,80,000। तो यहाँ पर देखो 36 हमारा क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा, यानी कि अगर मैं 36 में 6 को माइनस करूंगी तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा 30। पीईपी यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 1,80,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आया है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन आया हमारा 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 6 इज 18, 30,000। ठीक है, एक सेकेंड, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज इफ सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। हाँ, 30,000 क्या आई है, यूनिट्स आई है ना, हमें यूनिट्स में दी हुई है वैल्यू, अब हमें रुपीज में निकालना है, तो रुपीज में निकालने के लिए हमें इसे सेल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस 30,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 36, so this will be 16, 1,08,000, this will be the correct answer, 1,08,000, sorry 10,80,000, that will be option number A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे डील करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आता है हमारा इनटेंजिबल एसेट से। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में, इंप्लॉय बेनिफिट्स है 15 में, बोरिंग कॉस्ट है 16 में। आपको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जस्ट मैंने अभी बताया, इंप्लॉय बेनिफिट्स, लीज आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आता है 7 में, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आता है 28। ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जो सीए के कंटेंट में था, वहाँ से मैंने इसको लिया हुआ है, जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंशन किया है। आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय हार्ट पता होने चाहिए, जैसे कि AS3 पूछ लिया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूछ लिया जाता है 9, 10 पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इस तरीके से आपसे लीज का पूछा जा सकता है, इनटेंजिबल एसेट्स का पूछा जा सकता है, AS26। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मेजरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन लोगों को, इन सभी को रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही आंसर किए हैं और आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइज। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्स, बाय बाय।